हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी 134। इसके अंदर में हम यूनिट नंबर 6 के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है निर्भरता सिद्धांत। यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले हम परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इस पूरे यूनिट में हम किस चीज़ के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं और कौन कौन से जो टॉपिक है हमारे इसके अंदर जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें निर्भरता की तो निर्भरता का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्भरता का मतलब होता है कि डिपेंड होना, है नहीं? मतलब कि किसी पे, जैसे कोई ए बंदा है तो वो क्या है, किसी दूसरे बंदे पे डिपेंड है। नॉर्मल निर्भरता का जो मतलब होता है हमारा यही होता है। तो इसके अंदर भी निर्भरता एक सिद्धांत है जिसके अंदर क्या है, जो विकासशील देश है वो विकसित देशों पे डिपेंड होते हैं और उनके ऊपर जो सिद्धांत है वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, निर्भरता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या है, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार से अनुकूलित है। यानी यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो विकासशील देश है, यानी कि जो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, जैसे भारत, नेपाल और भी कुछ जो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके बाद जो विकसित देशों पर कुछ ना कुछ चीज़ों से क्या है वो डिपेंड होते हैं, जो विकसित देश होते हैं। तो इसमें आयात निर्यात से संबंधित चीज़ें हो सकती है जिससे वो क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ समझिए, इस अध्याय के अंतर्गत हम निर्भरता सिद्धांत के बारे में समझेंगे, ठीक है, और मूल और प्रमुख संस्करणों की व्याख्या और उसके जो निर्भरता सिद्धांत है उसकी अवधारणाओं के बारे में जांच करेंगे, ठीक है, और इनकी आलोचना। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है हम यहाँ पर आराम से जो बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, निर्भरता सिद्धांत के अलग अलग संस्करण, इसको पढ़ लेते, थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि निर्भरता सिद्धांत एकीकृत सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, बल्कि ये कुछ देशों में जारी आर्थिक निर्भरता और अविकसितता का अध्ययन करने के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। इनके कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि ये कोई एकीकृत नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी, इसमें क्या है, कुछ देशों में जारी आर्थिक निर्भरता और मतलब कि आर्थिक चीज़ों से रिलेटेड, प्लस में अविकसितता, ठीक है, कि जो देश जो है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए, उनके अध्ययन के सिद्धांतों का एक समूह है। यानी कि पूरा पूरा ये क्या है, इसके अंदर एक समूह है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है, निर्भरता का जो सिद्धांत है मूल रूप से मार्क्सवाद से प्रभावित है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें तो निर्भरता का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवाद से प्रभावित है। तो मार्क्सवाद आपको पता है, देखो जिसमें मार्क्सवाद में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो उसमें दो वर्ग होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं शोषक और एक होते हैं शोषित, ठीक है। यानी कि एक आप समझ लो क्या होगा, ए, जिसके ऊपर क्या होगा, बी जो है वो निर्भर होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, जो ए है, अगर मान के चलो ए विकसित है और बी विकासशील है, तो ए चाहे तो बी का क्या है यहाँ पर शोषण कर सकता है, ठीक है। और ये तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो है बताई गई है, बोली गई है कि मार्क्सवाद से प्रभावित है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक, यानी कि अगर हम इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक की बात करें जो कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो वह है राउल ब्रिबिश, ठीक है। इनके प्रतिनिधित्व में ये जो है ये किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं मध्यम संस्करण, इसके ऊपर जो हम यहाँ पर जो चर्चा है वो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए, निर्भरता सिद्धांत को प्रकट करने में राहुल ब्रिबिश के कार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि अभी आपको बताया हमने कि इस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले, ठीक है, इनको प्रकट करने वाले जो है राहुल ब्रिबिश हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतिकूल शर्तों में, तो देश प्राथमिक वस्तुओं को सस्ते दामों पर निर्यात करता है। यानी इस देश का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि आप यहाँ पर समझिए कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि इस शर्तों के अकॉर्डिंग देश प्राथमिक वस्तुओं को सस्ते दामों पर निर्यात करता है। यानी इस सस्ते दामों पर क्या करता है, वो जो चीज़ें हैं उनको देश से बाहर भेजता है, ठीक है। प्लस में क्या, उत्पादों को उच्च कीमतों पे
और ज़्यादा कीमतें देकर वो जो चीज़ों को बाहर लाता है। तो आप एक तरह समझ सकते हो इसे बहुत ही बेकार अर्थव्यवस्था, मतलब आप समझ सकते हो ये जो अर्थव्यवस्था जो इसके अकॉर्डिंग चल रही है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए आप अगर समझोगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें आयात निर्यात से, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि अगर कोई अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या है यहाँ पर कर रहा है निर्यात, यहाँ पर यानी कि उसको क्या है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को वो जो है वहाँ पर भेज रहा है। ठीक है, मतलब कि कम चीज़ों को यहाँ पर भेज रहा है और ज़्यादा चीज़ों को वो मंगवा रहा है, तो यहाँ पर क्या है दिक्कत हो जाती है उस अर्थव्यवस्था के लिए। तो यहाँ पर वही चीज़ें की जा रही है, सस्ते दामों पर ये चीज़ों को क्या है निर्यात कर रहा है और उच्च कीमतों पर यहाँ पर जो है आयात कर रहा है। तो यहाँ पर जो इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो नहीं चलने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पैसे खर्च करके चीज़ों को ला रहा है अपनी अर्थव्यवस्था में और कम कीमतों पर ही इनके देश की जो चीज़ें वो बाहर जा रही है। तो ये जो चीज़ें होती है यहाँ पर ये नुकसानदायक होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर आगे समझिए, एक अच्छी अर्थव्यवस्था उसे मानी जाती है कि वो क्या करे, बहुत सारी चीज़ें क्या है निर्यात करे और अच्छी कीमत पे, जिससे क्या है उनका प्रॉफिट हो। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट होगा तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। और वो क्या है कम चीज़ों को आयात करे, सस्ते महंगे की यहाँ पर बात नहीं है, कम चीज़ों को वो आयात करे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है फिर वो अपने आप पे एक आत्मनिर्भर बन सकेगा। ठीक है, अब ये जो इनका सिस्टम चल रहा था उससे क्या हो रहा था, उससे व्यापार घाटे की समस्या सुलझ सके। ठीक है, अब ये जो सिस्टम चल रहा है तो इससे क्या है इसको अगर सही किया जाए तो इनका जो व्यापार जो घाटा हो रहा है घाटा होगा, सिंपल सी बात है। तो इससे क्या है कि अगर इसको ठीक कर लेते हैं तो समस्या सुलझ जाएगी, साथ ही स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। जो इनके स्थानीय उद्योग है, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है, वो सब क्या है उसको प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम क्या है ज़्यादा चीज़ें बाहर से लाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है ये बुरी बात होगी। लेकिन यहाँ पर क्या अगर हम कम चीज़ बाहर से लाते हैं तो दूसरे देश से अगर कम चीज़ हमारे देश में आती है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है इसका मतलब कि हमारा जो देश है वो हमारे बनाए हुए चीज़ों पर ही अच्छा चल रहा है, तो एक तरह से वो आत्मनिर्भरता की तरह जो है वो फोकस करेगा। इसके साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक तरह से क्या है आर्थिक विकास भी होगा। अगर हमारे देश से बनाई हुई चीज़ों से ही हमारा काम चल रहा है तो इससे इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है वो हमारे देश के बंदे ही कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि जो भारत के पैसे हैं वो भारत के अंदर में ही रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल भारत का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो अगर ये सिचुएशन होती है तो यहाँ पर क्या है भारत के पैसे भारत के अंदर ही रह जाएंगे, तो उससे क्या है आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर समझते हैं अगला टॉपिक, अतिवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि जब विकासशील देश विकसित देशों से पूंजी उधार लेता है तो ऋण चुकाने में उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर होता क्या है, देखिए क्या बताया गया है। इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई विकासशील देश है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो जो विकासशील देश है वो इंडिया है, ठीक है, और अगर वो किसी विकसित देश से पूंजी लेता है उधार पे, मान के चलते हैं हम वो अमेरिका से लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उधार लेते समय ऋण चुकाने में उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसा हो सकता है अगर सही ढंग से काम ना किया जाए तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऋण बहुत ज़्यादा देना पड़ जाए बदले में, जो उनसे पैसे उधार लिए गए हैं, जो उन पे एक तरह से मान लो लोन लिया गया है, तो वो क्या है कि वो यहाँ पर इंडिया को दिक्कत हो जाएगी ऋण चुकाने में, ठीक है, अगर सही तरीके से अपने इनकम को सही से डाइवर्सिफाई ना करे और इंटरेस्ट के लिए अलग से पैसे ना रखे सभी एक्सपेंस करने के बाद, तो यहाँ पर जो है स्थिति जो है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। वैसे हालांकि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति चल रही होती है, और इस सिद्धांत का मानना यही है। इस सिद्धांत का मानना क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है, जो विकासशील देश है वो किसी विकसित देश से अगर पैसे लेता है, पूंजी लेता है, तो उस अर्थव्यवस्था उसकी बिगड़ जाएगी ऋण चुकाते चुकाते, ठीक है। इस सिद्धांत का ये मानना है। तो इन सिद्धांतकारों का मानना है कि वैश्विक दक्षिण देश, यानी कि आप दक्षिण देश समझ रहे हो, दक्षिण देश में कैसे आएंगे जो विकासशील होंगे, और पश्चिम पर निर्भर नहीं रह सकते, और पश्चिम में कैसे आएंगे जो विकसित होंगे।
तो ये सिद्धांतकार जो है इनके वो ये कह रहे हैं कि जो विकासशील देश है वो विकसित देशों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इन सिद्धांतकारों का मानना है कि प्राथमिक वस्तुओं और तैयार उत्पादों के मध्य आदान प्रदान करने के रूप में शोषण केवल विकासशील देशों की कमज़ोर स्थिति को और ख़राब कर सकती है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम प्राथमिक वस्तुओं को तैयार वस्तुओं मतलब कि दोनों के बीच में आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। एक विकसित देश और विकासशील देश के बीच में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है वस्तुओं का, ठीक है। तो इसमें जो शोषण होगा वो विकासशील देश का होगा, ठीक है। और विकासशील देश की स्थिति वैसे ही ख़राब होती है, उनके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ों का भार होता है क्योंकि वो विकसित नहीं हुए अभी तक, तो उनकी जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इन सिद्धांतकार का ये मानना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, इसे समझ लेते हैं। देखिए, विश्व प्रणाली सिद्धांत के प्रमुख रचयिता है इमैनुअल वॉलेस्टिन। इन्होंने कहा है, इनकी जो एक पुस्तक थी द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि वॉलेस्टिन का मानना क्या है कि इतिहास में दो प्रकार की विश्व प्रणालियाँ पाई जाती हैं, एक है विश्व साम्राज्य और एक है विश्व अर्थव्यवस्था। तो इन्होंने ये कहा इन दोनों में क्या अंतर है। इन्होंने ये बोला है कि संसाधनों का अगर बंटवारे करने की बात है और किस प्रकार से निर्णय लिया जाए, अगर उसकी बात आती है तो विश्व साम्राज्य व्यवस्था जो है वो ठीक है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर कोई ऐसी बात आती है, जैसे कि अगर हम बात करें विश्व अर्थव्यवस्था में, तो इसमें क्या है, केंद्रीकृत राजनीतिक ढांचे का अभाव है। यानी कि इसमें क्या है, केंद्रीकृत राजनीति नहीं है, उसका अभाव पाया जाता है, यानी कि उसकी कमी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम बात करते हैं आलोचना की। तो आलोचना क्या होता है, यहाँ पर आलोचना होता है कि जैसे कोई सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर जो है सिद्धांत की बात जो कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कई सारे सिद्धांत की जो बात की है, इसमें निर्भरता सिद्धांत के अंदर में ही, तो निर्भरता सिद्धांत की आलोचना भी होगी इसमें, ठीक है। तो वो आलोचना कैसी होगी, किस प्रकार के लोग जो है इसके अंदर गलतियाँ निकालेंगे, बहुत सारे जो आलोचक होंगे उनका मानना कुछ और होगा, यानी कि इसमें मत बताया जा रहा है, आलोचना बताई जा रही है कि सिद्धांत में क्या क्या कमी है। ये सारी जो बातें इसके अंदर देखते हैं, आलोचना में क्या क्या बताया जा रहा है। देखिए, उदारवादियों का मानना है कि निर्भरता सिद्धांत एशियाई टाइगर्स जैसी, ठीक है, एशियाई टाइगर्स का नाम सुना होगा आपने, एशियाई टाइगर्स जैसी अर्थव्यवस्था की सफलता के कारणों की व्याख्या करने में विफल रहा। इनका कहने का मतलब है, उदारवादियों का कहने का मतलब है कि जो निर्भरता सिद्धांत है उसमें पहली कमी ये है कि एशियाई टाइगर्स जैसे कि उन्होंने सफलता जो है वो प्राप्त की है, तो सफलता के कारणों की, यानी कि वो जो कारण होंगे उनकी व्याख्या, यानी उनके बारे में बताने में विफल रहे हैं, यानी कि वो असफल रहे हैं। पहली तो इन्होंने ये बात बताई है। दूसरी बात है कि अल्मांड का मानना है कि एक सिद्धांत के बजाय जो है निर्भरता सिद्धांत जो है सिर्फ राजनीतिक प्रचार है। इन्होंने यहाँ पर क्या है, निर्भरता सिद्धांत को केवल एक राजनीतिक प्रचार कहा है। तो यहाँ पर जो है इनकी ये आ जाती है दूसरी आलोचना। तीसरी आलोचना समझते हैं। यहाँ पर कुछ आलोचकों का मानना है कि जो कुछ आलोचक है उनका ये कहना है कि निर्भरता सिद्धांत ने क्या किया, विकासशील देशों की व्यवस्था को समझने के लिए बहुत कम प्रयास किया। यानी इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो निर्भरता सिद्धांत है उन्होंने विकासशील देशों के बारे में नहीं सोचा, उनकी जो व्यवस्था है उनके बारे में जो है सही से वो समझ नहीं पाए और सही से समझने का उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। यहाँ पर जो ये बात बताई गई है, क्योंकि अभी जो हमने आयात निर्यात वाला जो सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा जो चीज़ें होती है, अगर एक विकसित देश और विकासशील देश के मध्य आदान प्रदान होता है वस्तुओं का, तो उसमें जो शोषण होता है या जो घाटा होता है वो विकासशील देशों का होता है। अगर पूंजीवादी देश जो एक तरह से जैसे मान चलते हैं विकासशील देश है, मतलब विकसित देश है कोई, और वो विकासशील देश से कोई पैसा उधार लेता है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो दिक्कत होगी वो विकासशील देश को ही होगा, क्योंकि उसको ऋण भी चुकाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है, अर्थव्यवस्था भी उनकी उलट पुलट हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी जो बातें यहाँ पर आलोचकों ने तीन प्रकार के जो यहाँ पर जो आलोचना जो की है, जो मैंने आपको यहाँ पर जो है बताया है, तो यही सारी जो टेलीग्राम में अगर कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। प्लस में क्या है, अगर कुछ पूछना है आपको तो आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो आपकी जो यहाँ पर जो है हो चुका है, यूनिट आपका ख़त्म। ठीक है, वीडियो पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।
चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले यूनिट में।